हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स वेव ऑप्टिक्स दैट इज चैप्टर 10 की बैक एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं, वहां क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो हमने इस चैप्टर की सभी के सभी टॉपिक्स के ऊपर हमने वीडियोस बना ली हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ तक के सभी चैप्टर्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके प्लेलिस्ट को थ्रू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर is incident from air on a water surface. What are the wavelength, frequency and speed of number 1 reflected light, number 2 refracted light, and refractive index of water is given that is 1.33. तो क्या है ये वाटर, ठीक है। यहाँ से मोनोक्रोमैटिक लाइट जो है वो क्या हुई है, इंसिडेंट हुई है, ठीक है। तो यहाँ से इधर से रिफ्लेक्टेड पार्ट है, ठीक है, यहाँ से रिफ्रैक्टेड पार्ट है, राइट। ओके, तो अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि रिफ्लेक्टेड, सबसे पहले तो हमें रिफ्लेक्टेड की बतानी होगी, क्या वेवलेंथ होगी, क्या फ्रीक्वेंसी होगी और क्या स्पीड होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम रिफ्लेक्टेड की बात कर लेते हैं तो इतनी वेवलेंथ से इंसिडेंट कर रही है, एंड वी नो दैट जब कभी भी लाइट सेम मीडियम में होती है, जैसे कि हेयर इट इज एयर एंड हेयर इट इज वाटर मीडियम, ठीक है। तो हम रिफ्लेक्टेड की बात करें तो ये इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्टेड होगी, तो सेम मीडियम में, तो सेम मीडियम में जो लाइट होती है उसकी स्पीड चेंज नहीं होती है, ठीक है। स्पीड फिक्स रहती है, फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो आपकी मीडियम भी चेंज हो जाए तब भी नहीं होती, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड, राइट। तो फ्रीक्वेंसी भी वही होगी इसकी और स्पीड भी वही होगी, राइट। और अगर स्पीड फ्रीक्वेंसी सेम है दैट मीन्स जो उसकी वेवलेंथ होगी वो भी क्या रहेगी, ऑलमोस्ट क्या, वो भी अनचेंज्ड ही रहेगी, बिकॉज वी नो दैट फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, स्पीड इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो अगर ये सेम है दैट मीन्स वेवलेंथ भी तो सेम ही रहेगी ना, सेम मीडियम के अंदर उसकी, जब चेंज ही नहीं हुई है। सो हम लिखेंगे एज द मीडियम इज सेम फॉर इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड light, speed of light will remain fixed and frequency also remains same, therefore wavelength will also be unchanged, ठीक है। तो अब क्या क्या है वो निकाल लेते हैं, दैट इज वेवलेंथ कितनी है आपके पास, 589 नैनोमीटर्स, वो एज इट इज रखेंगे, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या इन वैक्यूम, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ से हम फ्रिक्वेंसी भी निकाल के दे सकते हैं, ठीक है। सो फ्रिक्वेंसी इज c/λ, तो c इज इन मीटर्स, तो इसको भी हम मीटर्स में लिख लेते हैं। सो इट इज 589 × 10⁻, नैनो के लिए -9 मीटर्स लग जाता है, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइड में 589 into 10⁻⁻9. So this frequency turns out to be 5.09 into 10⁻14 hertz. ठीक है, तो ये रहेगी फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। अब आ जाते हैं रिफ्रैक्टेड पे, ठीक है। रिफ्रैक्टेड जो वाटर के अंदर चली गई है, ओके। सो रिफ्रैक्टेड के लिए जो फ्रिक्वेंसी होती है वो तो अनचेंज्ड ही रहती है, ठीक है। सो हम लिखेंगे फ्रिक्वेंसी, ये मैंने आपको पहले भी जब हम कॉन्सेप्चुअल कर रहे थे, कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे, टॉपिक्स पढ़ रहे थे, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था फ्रिक्वेंसी अनचेंज्ड रहती है, ठीक है। सो फ्रिक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड, दैट इज जो रिफ्लेक्टेड के लिए होगी वही रिफ्रैक्टेड के लिए कौन सी निकाली है हमने फ्रिक्वेंसी, दैट इज 5.09 into 10⁻14 हर्ट्ज,
ठीक है, वो वही रहेगी। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास, अब क्या निकालनी है आपको, वेवलेंथ निकालनी है एंड स्पीड निकालनी है। ठीक है, ओके, सो स्पीड ऑफ लाइट किसके ऊपर डिपेंड करती है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। तो वहाँ से हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा था हमने, हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, दैट इज यहाँ पे वाटर है, तो वहाँ क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड में स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, दैट इज हेयर इज वाटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी हो जाएगी, c बाय म्यू ऑफ वाटर, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो c कितना है 3 × 10⁻8, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है वाटर का 1.33। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कैलकुलेट करके आ जाएगी आपके पास 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऑब्वियसली स्पीड का तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा इसके ऊपर। ओके, सो नेक्स्ट इज वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का हमारे पास यही फॉर्मूला है, यहाँ से निकाल लेते हैं। तो क्या निकलता है वेवलेंथ का फॉर्मूला इज c बाय म्यू। व्हाट इज c, c होता है आपके पास स्पीड ऑफ लाइट। अब ये तो पर्टिकुलरली हम एयर के लिए लिख रहे थे, अगर सेम चीज हमने फॉर वाटर लिखनी है, फॉर वाटर, तो क्या लिखा जाएगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर, यहाँ आ जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइड में फ्रीक्वेंसी इन वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इन वाटर सेम रहेगी, दैट इज द फ्रीक्वेंसी इन एयर जो थी, जो आपकी फर्स्ट पार्ट में थी। ठीक है, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर कितनी हो जाएगी, स्पीड कितनी आई है 2.26 एंड फ्रीक्वेंसी तो सेम ही थी, इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर कैलकुलेट हो जाएगी 444 × 10⁻⁹ मीटर। अगेन -9 मीटर को हम नैनोमीटर भी लिख सकते हैं, सो दिस विल बी 444 नैनोमीटर इज योर आंसर। ठीक है, तो देखो ये कौन से कॉन्सेप्ट है, हमने 9th में पढ़े हुए हैं कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो अब करते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमने वेव फ्रंट बनाने सीखे थे। ठीक है, क्या होते हैं वेव फ्रंट्स, जैसे कि हम दो तरीके से हम देखते थे कि क्या था कि अगर जो उसमें से रेज निकल रहे हैं उसके परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज वेव फ्रंट। ठीक है, या फिर वेव सामने से आ रही है, आप उसको देख रहे हो, वेव का फ्रंट इज वेव फ्रंट। तो ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे। तो अभी तक आपने अगर कॉन्सेप्ट्स में अगर आपको कुछ वीकनेस लगती है तो आई सजेस्ट एक बार जरूर कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियोस देखें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तब जाके आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, लाइट डिवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। तो ये मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बताया था कि पॉइंट सोर्स से हर तरफ से इस तरीके से रेज निकल रही होती है, राइट। ओके, और इन सब रेज पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ तो क्या बन रहा है, एक इस तरीके का स्फीयर सा बन रहा है। अगर आप फ्रंट से देखोगे तो आपको एक स्फीयर आता हुआ दिखाई देगा अपनी तरफ। ठीक है, तो यानी कि एक पॉइंट सोर्स से आपको क्या दिखाई देता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्यों, क्योंकि सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं एक दूसरे से, दैट्स व्हाई। ठीक है, ओके। बी पार्ट देखो इसका, बी पार्ट में क्या है, लाइट emerging आउट ऑफ कन्वेक्स लेंस व्हेन अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस। अच्छा, लाइट जो कन्वेक्स लेंस से बाहर निकल के आ रही है, अगर हमने पॉइंट सोर्स पर फोकस पे रखा है, तो देखो ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा फोकस। ठीक है, सो फोकस से रेज निकल रही होंगी। ठीक है, अगर ये रेज यहाँ पर जाती हैं, इस तरह से जाती हैं, ठीक है, ये क्या करता है, अगर पैरेलल आ रही होती हैं तो फोकस पे, और अगर फोकस से आ रही होती हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाती हैं, पैरेलल मूव कर जाती हैं। और अगर ये पैरेलल मूव करेंगे, इनके अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ तो क्या बनेगा, एक वेव फ्रंट आपका, बिल्कुल ये बनेगा वेव फ्रंट, है ना। तो ये क्या है, एक प्लेन वेव फ्रंट आपको मिलेगा, दिस इज अ प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, तो पैरेलल बीम का वेव फ्रंट क्या रहता है, प्लेन वेव फ्रंट रहता है। ठीक है, ओके। सो सी पार्ट देखो,
द पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट ऑफ द लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। तो भाई स्टार से आपको वेव्स आ रही हैं, देखो स्टार हमें दूर से क्या लगता है, पॉइंट सोर्स लगता है, आना ऐसा चाहिए, लेकिन स्टार इतनी दूर होती हैं कि वहां से रेज जो आ रही होती हैं वो हमें कैसे लगती हैं, वो हमें पैरेलल रेज लगती हैं। और पैरेलल रेज से हमेशा जो भी हमें वेव फ्रंट मिलता है वो क्या होता है, प्लेन वेव फ्रंट होता है। तो यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टार को तो हम पॉइंट सोर्स मानते हैं तो उसको स्फेरिकल होना चाहिए, बट डिस्टेंट इतना ज्यादा दूर होने की वजह से हमें वहां से आती हुई रेज क्या लगती हैं, पैरेलल। इन्फिनिटी से कोई भी रेज आ रही होती है हम उन्हें क्या कंसीडर करते हैं, पैरेलल कंसीडर करते हैं, जिसकी वजह से उसका जो वेव फ्रंट रहता है वो क्या रहता है, प्लेन वेव फ्रंट रहता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन सेकंड। चलिए करते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको दे रखी है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने 10th में भी कर रखा है। जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, सो स्पीड ऑफ हम क्या निकालते हैं, कैसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दैट इज ग्लास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू सी बाय म्यू जी, सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज 3 × 10⁸, डिवाइड में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा दैट इज 1.5। कैंसिल कर देंगे, ये कितना आ जाएगा आपके पास, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, अब इसका बी पार्ट करते हैं। इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट, इफ नॉट विच ऑफ द टू कलर्स रेड एंड वॉयलेट ट्रेवल स्लोअर इन ग्लास प्रिज्म। वो कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है अगर वो ग्लास में से पास करती है तो वो क्या इंडिपेंडेंट होती है कलर के, मतलब कि कोई भी कलर सेम स्पीड से पास होगा उसके अंदर में से, नहीं। अगर नहीं होगा तो आप बताओ रेड और वॉयलेट में से कौन सी जो है वो स्लोअर जो होगी वो ट्रैवल करेगी। अब यहाँ पर फिर से आपका ना 10th वाला कॉन्सेप्ट आता है। देखो हमने पढ़ रखा है कि रेड की वेवलेंथ जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है ना, दूर तक कौन ट्रैवल कर पाता है, सबसे ज्यादा दूर तक ट्रैवल कौन करता है, रेड करता है कलर। ठीक है, और अगर हम प्रिज्म की भी बात करते हैं सो प्रिज्म में भी क्या होता है कि अगर हम एक वाइट लाइट फॉल करवाते हैं, ठीक है, तो वाइट लाइट फॉल होने के बाद जब निकल के बाहर आती है तो हमें ये चीज मिलती है, विब ग्योर ऐसे मिलता है ना। तो यहाँ पे वॉयलेट होता है और यहाँ पे रेड होता है, यानी कि जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेंड होता है कलर वो होता है वॉयलेट और मिनिमम बेंड जो होता है वो होता है रेड कलर आपका। दैट मीन्स कि इन सबकी स्पीड डिफरेंट होगी ना, अगर एक ग्लास में से पास कर रहे हैं तो उनकी स्पीड डिफरेंट होगी। अगर सेम स्पीड होती तो अगर व्हाइट लाइट गई है तो बाहर भी तो एक साथ सारे आते, और अगर एक साथ सारे बाहर आएंगे तो बाहर भी तो व्हाइट लाइट ही आएगी, है ना, फिर वो ऐसे स्प्लिट क्यों जाते, है ना। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि नो सब ये डिपेंड करता है कलर के ऊपर। ठीक है, नो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज नॉट इंडिपेंडेंट, यानी कि डिपेंड करता है, ठीक है, इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट। ओके, नाउ अब आपको बताना है कि विच ऑफ द टू कलर्स जो है वो स्लोअर जाएंगे। स्लोअर कौन सा होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर सबसे ज्यादा स्लो हमें पता है क्या होता है। अगर मैं यही फॉर्मूला आपको दिखा देती हूँ, इसी फॉर्मूला से समझ लो आप। ठीक है, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, राइट। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ तो सबसे ज्यादा जो सबसे कम स्पीड होगी, ठीक है, वो किसकी होगी, सबसे कम स्पीड होगी आपकी वॉयलेट की, राइट, तभी वो सबसे ज्यादा यहाँ पे बेंड हो रहा है। ठीक है, और यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट जो होता है वो ज्यादा होता है, तभी स्पीड ऑफ लाइट जो वॉयलेट कलर की होगी वो क्या होगी, कम होगी। क्लियर है ये बात। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे द violet color travels slower than red in glass prism। ठीक है, ओके, इसको ना हम एक तरीके से और भी समझ सकते हैं, जैसे कि हमने अभी भी ये फॉर्मूला भी देखा था, C = लैम्डा इंटू म्यू। ठीक है, अब देखो
म्यू तो कांस्टेंट ही है, फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट ही है। अब किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? आपकी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उसका स्पीड भी ज़्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी स्पीड भी कम होगी। ठीक है, इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट the slit are separated by 0.28 millimeter. The screen is placed 1.4 meter away. The distance between the two central bright fringes and the fourth bright fringe is measured to be 1.2 centimeter. Determine the wavelength of the light used in the experiment. तो सबसे पहले यंग्स डबल स्लिट का एक बार हम फटाफट से यहाँ बना लेते हैं। तो यंग्स डबल स्लिट में क्या था? डबल स्लिट थी, यहाँ पर सोर्स 1 था, यहाँ पर सोर्स 2 था, ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल था, ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल फ्रिंज बनती थी, राइट, और ऐसे ऐसे फिर दूर, ठीक है, ऐसे से यहाँ से भी दूर। ओके, चलो, तो ये सेंट्रल फ्रिंज थी। ओके, अब ये जो दो सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस था, ठीक है, ये दो सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है, दैट इज 0.28 मिलीमीटर, ठीक है, एंड स्क्रीन से लेकर इन सोर्सेस का कैपिटल डी जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है? 1.4 मीटर, ठीक है। और इन्होंने क्या दिया हुआ है आपको? और इन्होंने दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, जो सेंटर में आपको ब्राइट फ्रिंज मिल रही है उसका डिस्टेंस, एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, फोर्थ ब्राइट 1 2 3 और अगली जो फोर्थ होगी उसका जो डिस्टेंस आपको दे रखा है वो 1.2 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। एंड डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज इन द एक्सपेरिमेंट। तो इसके इस सेपरेशन को हम ए बोलते थे, 0.28 मिलीमीटर हो गया, ठीक है, ये हम कैपिटल डी मानते थे, 1.4 मीटर हो गया। तो इनके बीच का जो फ्रिंजेस का जो डिस्टेंस होता था उसे हम क्या बोलते थे? एक्स बोलते थे, दैट इज 1.2 सेंटीमीटर दे रखा है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ओके, और इसको हम सब मीटर्स में ला सकते हैं ना सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 0.28 इंटू 10⁻³ मीटर हो गया। ये ऑलरेडी मीटर्स में है, ये भी मीटर्स में हो गया। और आपको क्या निकालनी है? लैम्डा निकालना है, वेवलेंथ। तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला निकाला था, ठीक है, पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंज, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला था, दैट इज xn इक्वल्स टू n d लैम्डा बाई a, ये निकाला था। और n क्या होती है? यहाँ पर ही होता है आपकी ब्राइट फ्रिंजेस के लिए होती है, ठीक है। और ये हमारे पास n रहता है, और ऐसे अगर आप दूसरे फ्रिंजेस की बात करते थे डार्क फ्रिंजेस के लिए, तो वो क्या हो जाता है? 2n-1, है ना, तो वो एक ऑड नंबर आता था, यहाँ पर हम n कंसीडर करते थे, राइट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या दे रखा है हमें? फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, तो n आपको दे रखा है 4, तो वैल्यू पुट कर दो, x4 इक्वल्स टू 4 इंटू 1.4 इंटू लैम्डा निकालना है, एंड a इज 0.28 इंटू 10⁻³ क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से आपके पास लैम्डा आ जाएगा, इसकी भी वैल्यू पुट कर देंगे, 1.2 इंटू 10⁻² इंटू 0.28 इंटू 10⁻³ डिवाइड में 4 इंटू 1.4, कैलकुलेट करके आपके पास जो लैम्डा आएगा वो आएगा 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर, दैट फर्दर कैन बी रिटन एज 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10⁻⁻10, तो अगर मैं इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करती हूँ, -3 से डिवाइड करती हूँ, तो ऊपर तो -10 बन जाएगा, दैट इज एंगस्ट्रॉम, और ये माइनस ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 3 जीरोस और बना देंगे। क्लियर हुई ये बात? तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये था आपका फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था और जो हमने यहाँ पर पुट किया है डायरेक्ट फॉर्मूले से। तो ये था आपका एग्जाम्पल, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो अब करते हैं क्वेश्चन 5th। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा is k units. What is the intensity of light at a point where the path difference is lambda by 3? तो देखो, याद करिए हम किस तरीके से, हम क्या होता था पाथ डिफरेंस, ठीक है, इस तरीके से
हमने यहाँ पर मान लो यहाँ पर सोर्स 1 है, ठीक है, यहाँ पर सोर्स 2 है, ये सेंट्रल में आता था, ठीक है। अगर ये स्क्रीन है तो सेंटर में तो क्या होता है, दोनों का पाथ सेम रहता है, पाथ डिफरेंस आता ही नहीं है। तो अगर मैं कोई यहाँ पर कोई पोजीशन मानती हूँ तो अब यहाँ से क्या होगा, कोई ना कोई इसका पाथ डिफरेंस आएगा। यहाँ से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जितना ये एक्स्ट्रा है दैट इज पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पाथ डिफरेंस कितना दे रखा है, लैम्डा, ठीक है। तो जब पाथ डिफरेंस लैम्डा था तब जो इंटेंसिटी थी ना लाइट की इस पॉइंट पर वो के यूनिट्स थी, के यूनिट्स। फिर आपको बताना है कि जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 होगा तब वो कितनी इंटेंसिटी होगी। मान लो पी यहाँ पर क्यू पॉइंट है, तो अब क्यू पॉइंट पे क्या होगा, ये यहाँ पे गया, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पे गया। अब इसका अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ ये, तो यहाँ पर इस कंडीशन में ये हो जाएगा आपका लैम्डा बाई 3, ठीक है। तो अब मुझे क्यू पॉइंट पे बताना होगा कि क्यू पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी होगी। जब पी पॉइंट पर पाथ डिफरेंस लैम्डा था तो यहाँ की इंटेंसिटी आई नॉट, इनिशियल इंटेंसिटी कितनी थी, के यूनिट्स थी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्यू पे बतानी होगी कितनी इंटेंसिटी होगी, ठीक है। सॉरी आई ही है क्योंकि आई नोट तो इनकी इंटेंसिटीज है, ओके। तो यहाँ कितनी इंटेंसिटी होगी अगर इसका जो पाथ डिफरेंस है वो कितना हो, लैम्डा बाय 3 हो। तो यहाँ से हमने तो एक सिंपल सा इंटेंसिटी और पाथ डिफरेंस का हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा था। क्या पढ़ा था, एक तो सिंपल सा ये फॉर्मूला था I इक्वल्स टू 4I नॉट कॉस स्क्वायर 5/2, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। वेयर फाई क्या था आपका, फेज डिफरेंस था, फेज डिफरेंस था। और मैंने फेज डिफरेंस का और पाथ डिफरेंस का आपस में आपको कनेक्शन भी बताया था। क्या होता है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं, ये होता है आपका फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स इज द पाथ डिफरेंस, वेयर डेल्टा एक्स इज द पाथ, कितना पाथ डिफरेंस है आपका, ठीक है। तो यहाँ से हम ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल। तो आई कितना आ जाएगा, 4I नॉट कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा फाई की जगह पर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स अपॉन में 2, ठीक है। तो अब यहाँ से हम 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं। सो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन गया इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस दैट इज 4I नॉट कॉस स्क्वायर पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स इज द पाथ डिफरेंस, ठीक है। अब ये आपको एक कनेक्शन मिल चुका है इंटेंसिटी और पाथ डिफरेंस का। तो पहले हमें इंटेंसिटी दे रखी थी के और पाथ डिफरेंस था लैम्डा, तो दोनों में वैल्यू पुट कर लो, ठीक है, और हमारे पास कुछ ना कुछ इक्वेशन आ जाएगी। फिर हम सेकंड के लिए लगा देंगे, ओके। तो चलो शुरू करते हैं। व्हेन द पाथ डिफरेंस वाज लैम्डा इंटेंसिटी वाज के, तो इंटेंसिटी की जगह पे के 4I नॉट कॉस स्क्वायर पाई बाय लैम्डा, और पाथ डिफरेंस कितना था, लैम्डा ही था। सो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, कॉस पाई कितना होता है, -1, -1 का स्क्वायर इज 1, तो के आ गया 4I नॉट। सो आई नॉट यहाँ से आ गया के बाय 4। आई नॉट का मतलब जो सोर्सेस की इंटेंसिटी थी, इनिशियल इंटेंसिटी जो थी, ठीक है, वो तो आई तो ये हो जाएगा ना, फाइनल इंटेंसिटी यहाँ पर कितनी हुई, आई तो वो हो गया, आई नॉट इज जो स्टार्टिंग की इंटेंसिटी थी, सोर्सेज वाली इंटेंसिटी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है क्यू पॉइंट पे कितनी इंटेंसिटी है व्हेन पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 2। नाउ पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 3। अब आपको इंटेंसिटी निकालनी है, फॉर्मूला तो यही है आपके पास, तो लगा दो I इक्वल्स टू 4I नॉट कॉस स्क्वायर, क्या है फॉर्मूला, पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अब ये सारी वैल्यूज पुट कर दो। अब आपको I निकालना है 4 इंटू वट इज आई नॉट की वैल्यू निकाल रखी है आपने k बाय 4, ठीक है। दिस इज कॉस स्क्वायर पाई बाय लैम्डा, और ये कितनी है, लैम्डा बाय 3। सो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, एंड पाई बाय 3 60, एंड कॉस 60 कितना होता है आपके पास, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कॉस 60 इज 1/2 और उसका स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर इज 1/4, तो ये हो जाएगी k बाय 4। सो जो फाइनल इंटेंसिटी जो यहाँ पे मिलेगी वो मिलेगी k बाय 4। क्लियर है ये बात, तो फिर यानी कि क्यू पॉइंट यहाँ नहीं, थोड़ी सी कहीं और होगा,
Q पॉइंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर इंटेंसिटी K थी तो यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी है, K/4। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम मान सकते हैं ना कि यहाँ पे अगर हमें ब्राइट मिल रही है तो यहाँ पे हमें डार्क भी मिल रही होगी। कितनी डार्क मिल रही है, जितनी यहाँ पे मिल रही है उसकी 4th टाइम यहाँ पर डार्क हमें मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है, राइट। सो वैसे भी जब भी हमारे पास लैम्डा इस तरीके से आता है, फ्रैक्शन में आता है, तो वहाँ पे हमें डार्क फ्रिंजेस ही मिलती हैं, तो इंटेंसिटी यहाँ के 1/4 हो जाएगी। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5th। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन 6 में ना एनसीईआरटी में यहाँ पर आपको एक लाइन आई थिंक मिसिंग है, वो आप यहाँ पे लाइन मिसिंग जो है वो लिख लो, तभी आपके जो एनसीईआरटी में आंसर्स हैं वो आपके वैसे ही आएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ जो आपका एनसीईआरटी में मिसिंग है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 slits is 2 millimeter and distance between the plane of the slits and screen is 120 centimeter, ठीक है। तो ये आपके एनसीईआरटी में मिसिंग है, ये आप लिख लेना, तभी आपका जो एनसीईआरटी में आंसर गिवन है वैसे तभी आएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6 से। A beam of light consisting of two wavelengths 650 nanometer and 520 nanometer is used to obtain interference fringes in a Young's double slit experiment। अब देखो कई बच्चे ना यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि दो सोर्सेज हैं, एक सोर्स 650 नैनोमीटर की वेवलेंथ फेंक रहा है और एक 520, ऐसा नहीं है, ठीक है। बीम ऑफ लाइट है, तो हम यहाँ तो क्या करते थे, एक ही सोर्स होता था, फिर यहाँ पर हम स्लिट बनाते थे, है ना, यहाँ पर ऐसे होते थे ना S1 एंड S2 होते तो सेम ही सोर्स है, राइट। तो ये जो सोर्सेज में से जो लाइट्स निकल रही हैं, ठीक है, इसके अंदर से 650 नैनोमीटर की भी आ रही है वेवलेंथ एंड 520 नैनोमीटर की भी आ रही है, इसके अंदर से भी 650 नैनोमीटर की भी आ रही है और 520 नैनोमीटर की भी आ रही है, इस तरीके से आ रही है, ठीक है। ओके, अब ये समझ में आया, तो मैं यहाँ पे अब सिंपल यहाँ पर दो सोर्सेस बना देती हूँ, S1 एंड S2, और यहाँ पर है आपका सेंट्रल, ठीक है, और ये हो जाएगी स्क्रीन हो जाएगी आपकी, राइट। अब इन्होंने बोला यहाँ पर आपको इंटरफेरेंस मिल रही है, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ वेवलेंथ 650 नैनोमीटर। तो अब जैसे यहाँ पे गिरे तो यहाँ पर सेंट्रल फ्रिंज आएगी, है ना, यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट आएगी, फिर ऐसे ऐसे जाते रहते हैं तो इधर आती रहती है, उधर जाते रहते हो तो उस साइड ऐसे ऐसे जाती रहती है। यंग्स डबल स्लिट में तो ऐसा ही था, ठीक है। तो जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, उन्होंने बोला डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल से थर्ड ब्राइट फ्रिंज, तो ये तो सेंट्रल है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इस थर्ड ब्राइट फ्रिंज का यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है, और जिसकी वेवलेंथ आपको दे रखी है 650 नैनोमीटर। ओके, तो देखो यहाँ पे हम इसको कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, तो हमें क्या मिल रही है, ब्राइट के लिए हमने फॉर्मूला बना रखा था, अभी हमने क्वेश्चन में किया था, ठीक है। क्या था ब्राइट के लिए फॉर्मूला, क्या होता है आपके पास, x इज इक्वल्स टू n d लैम्डा बाय a। व्हाट इज a इज इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, व्हाट इज कैपिटल D इज यहाँ से लेकर स्क्रीन तक का डिस्टेंस, दिस इज d, दिस इज a, ठीक है। और लैम्डा आपको दे रखा है 650 की वजह से जो आपकी ब्राइट फ्रिंज आ रही है, ठीक है। और थर्ड पूछा तो n कितना हो गया आपका 3, ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर दो 3। अब देखो d और a नहीं दिया हुआ था, अगर d और a ना दिया होता तो हमारे पास आंसर नहीं आ पाता, तो इसलिए अब यहाँ पर दे रखा है दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस इज 2 मिलीमीटर्स, तो a की जगह पे 2 मिलीमीटर के लिए 10⁻³ एंड डिस्टेंस ये हो गया 2 मिलीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज 120 सेंटीमीटर, सो 120 10⁻² मीटर हो सकता है इसका, तो 120 इंटू 10⁻² एंड वेवलेंथ इज 650 एंड नैनोमीटर के लिए 10⁻⁹ हो जाएगा, ठीक है। इन सब की वैल्यूज हम पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और हमें मिलता है यहाँ पे 1.17 मीटर, क्योंकि सब हम मीटर्स में लेकर आए हैं,
सो 1.17 मीटर। तो यहाँ से सेंट्रल से थर्ड का जो डिस्टेंस रहेगा वो 1.17 मीटर रहेगा। क्लियर है ये बात? ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड्स। अब देखो, ये जो मान लो मैंने ये जो वेवलेंथ्स बनाई हैं, ये किसकी वजह से बनाई है, ये 650 की वजह से बनाई है, ठीक है। अब 520 के लिए भी कोई ना कोई बन रही होंगी, है ना, वो मान लो ऐसे कहीं ना कहीं बन रही होंगी, 520 की भी कहीं ना, तो किसी एक पे जाके वो कंसाइड भी तो करेंगी, कोई प्रोबेबिलिटी होगी, कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी होगी जो आपस में कंसाइड करेंगी। तो आपको बताना है कि मिनिमम डिस्टेंस बताओ कि वहां कहाँ जाकर ये दोनों वेवलेंथ जो होंगी वो कंसाइड कर जाएंगी, वो आपको डिस्टेंस बताना है, ठीक है। मान लेते हैं वो सेंट्रल से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x है, ठीक है, वो ऐसे मान लेते हैं। तो हम मान लो सपोज x एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा दे कॉन्साइड्स, ठीक है, दे कॉन्साइड्स, ठीक है। अगर वो कॉन्साइड करेंगी तो यानी कि वहां पर आपको क्या मिलने वाला है, ब्राइट फ्रिंज ही मिलने वाली है। सो उसके लिए हम दोनों के लिए यही फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। तो क्या होगा, वहां पे हम लगा सकते हैं, अगर मैं यहाँ से लैम्डा की बात करती हूँ, यहाँ से अगर मैं लिखती हूँ, फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास a x अपॉन d इक्वल्स टू n लैम्डा। क्यों? क्योंकि a भी कांस्टेंट है, d भी कांस्टेंट है और x भी हमने मान ही लिया कितनी दूर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a x अपॉन d इक्वल्स टू n लैम्डा। n लैम्डा ये मान लो कौन सी वेवलेंथ के लिए आ रहा है, ये मान लो 650 के लिए आ रहा है, तो 1 1 लगा दो। दूसरा n लैम्डा मान लो 520 वाले के लिए आ रहा है, तो ये हो जाएगा n2 लैम्डा 2, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर मैं इन दोनों को सिर्फ सॉल्व करूं पहले के लिए, तो मुझे क्या मिलेगा, ax बाई डी इक्वल्स टू, ये तो इसके इक्वल है, तो हम बाद में भी x निकाल सकते हैं, तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज n1, व्हाट इज n1, वो तो हमें नहीं पता, कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस में आएगा ये भी नहीं पता हमें, n1 हो गया। फर्स्ट कितनी थी, 650 थी। व्हाट इज n2, वो भी नहीं पता। ये कितनी थी आपकी, 520 थी, ठीक है। सो यहाँ से आपके पास निकल के आ सकता है n1 अपॉन में n2, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 520, नीचे आ जाएगा 650, ठीक है। कैंसिल करते हैं इसको, ये आएगा आपका 13 4 एंड 13 5, ठीक है। n1 अपॉन में n2 कितना आ गया, 4/5, यानी कि यहाँ से आप देख सकते होगे कि n1 मतलब कि कौन सी फ्रिंज, 650 वाली है ना, 650 वाली जो वेवलेंथ है उसकी आपकी जो n1 होगी वो होगी आपकी 4, है ना, मतलब कि उसकी नंबर ऑफ फ्रिंज होगी 4th, और 520 वाली वेवलेंथ की जो फ्रिंज नंबर होगा वो होगा 5th। ये दोनों जाके आपस में क्या करेंगे, कॉन्साइड्स करेंगी, ठीक है। अब कितने डिस्टेंस पे करेंगी वो तो x है, x आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो और इन दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। सो ये हो जाएगा ax बाई डी इक्वल्स टू, आप दोनों में 1 1 वाला भी यूज कर सकते हो, 2 2 वाला भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ से x आ गया आपके पास n1 लैम्डा 1 अपॉन में a d। सो n1, ये n1 कितना हो गया, 4th हो गई, ठीक है। अगर n2 हम यूज करते तो 5 यूज करते, और लैम्डा हम कौन सा यूज करते, 520। यहाँ पे हम ये वाला यूज कर रहे हैं तो ये 4 हो जाएगा, और ये हम यूज करेंगे 650। सो 4 इंटू 650, ठीक है, और सॉरी डी ऊपर जाएगा ना, इंटू डी सॉरी 650 है ना, तो 10⁻⁻9 भी आएगा क्योंकि नैनोमीटर्स में है। एंड व्हाट इज डी, डी इज ये वाला डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 120 इंटू 10⁻², डिवाइड में ए इज 2 मिलीमीटर्स, ठीक है। इन सबको कैलकुलेट करके जो आपके पास x आने वाला है वो है आपका 1.56 मिलीमीटर्स, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक आएगा आपका 1.56 मिलीमीटर्स। इतने में जाकर आपकी जो भी दोनों वेवलेंथ वाली जो लाइट्स हैं वो क्या कर जाएंगी, कॉन्साइड कर जाएंगी, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।